हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। मैं हूं ब्रिजेश। स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी लेखक विभूति भूषण बंद्योपाध्याय के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुंदर रोचक कहानी है, रंकिणी देवी की तलवार। शुरू करते हैं, कहानी को पूरा सुनिएगा। जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटती हैं जिनका कोई तर्क संगत कारण समझ में नहीं आता। उन्हें हम लोग देवी घटना मान लेते हैं। संभव है शायद ढूंढने का तरीका जान लेने पर उन घटनाओं के भी सहज और संपूर्ण स्वाभाविक कारणों का पता चल सकता है। मनुष्य के विचार, बुद्धि और अनुभव समृद्ध कारणों के अलावा भी हो सकता है कोई और भी कारण होता हो। मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा, अगर ऐसा कारण हो तो भी हम जैसे सामान्य लोगों द्वारा उसे ढूंढ निकालना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें देवी कहा जाता है। मेरे जीवन में भी एक बार ऐसी ही घटना घटी थी जिसका कोई तर्क संगत कारण न तब मेरी समझ में आया था न अब आया है। इसलिए पाठकों के सामने उसे रखकर मैं मुक्त होना चाहता हूं। अगर पाठक उस रहस्य का कोई स्वाभाविक समाधान बता सके तो मुझे बेहद खुशी होगी। वही घटना मैं सुना रहा हूं। कई साल पहले की बात है। मैं उन दिनों मानभूमि जिले के चेरो गांव में छोटे बच्चों के एक स्कूल में पढ़ाता था। चेरो गांव का प्राकृतिक दृश्य इतना सुंदर था कि वहां कुछ दिन बिता लेने पर बंगाल का कोई भी एक रस मैदानी गांव अच्छा नहीं लगेगा। वह पूरा गांव एक छोटे पहाड़ की ढलान पर लंबाई में बसा हुआ था। कतार के आखिरी मकान की खिड़कियां खोल देने पर पहाड़ की चोटी पर खड़े शाल, महुआ, कुरीच, बेल के इकहरे जंगल, एक पक्के चबूतरे वाला विशालकाय बरगद का पेड़, छोटे बड़े शिलाखंड और कंटीली झाड़ियां सब आंखों के सामने नजर आने लगती थी। उस गांव में जाने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन पहाड़ पर घूमते घूमते अचानक एक जगह साल वनों के बीच पत्थर के बने एक मंदिर के खंडर पर मेरी नजर पड़ी। मेरे साथ दो छात्र भी थे जो कुछ ऊंची कक्षा में पढ़ते थे। वे दोनों मानभूमि के रहने वाले बंगाली थे। यही एक बात बता दूं, चेरो गांव के ज़्यादातर निवासी दक्षिण भारतीय थे। हालांकि वे लोग बांग्ला बढ़िया बोलते थे और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने बंगाल के तौर तरीकों को भी अपना लिया था। किस तरह मानभूमि जिले के उस स्थान में एक साथ इतने सारे दक्षिण भारतीय आकर बस गए थे, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। वह मंदिर काले पत्थर का बना था, जिसकी बनावट थोड़ी विचित्र थी। वह बहुत कुछ चांचड़ा के राजमहल के 10 विद्या मंदिरों की तरह लगता था। उस पूरे क्षेत्र में उस तरह की बनावट का कोई और मंदिर मुझे नजर नहीं आया। वह मंदिर पूरी तरह से परित्यक्त था और उसमें कोई मूर्ति भी नहीं थी। दक्षिण की दीवार का एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा थोड़ा धंस गया था। मंदिर का दरवाजा गायब था, सिर्फ पत्थर की चौखट मौजूद थी। मंदिर में और उसके चारों तरफ वन तुलसी का घना जंगल उगाया था। सांध्य आकाश की पटभूमि में उस पत्थर के विग्रहहीन भग्न मंदिर ने मेरे मन में एक विचित्र अनुभूति जगा दी। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह अनुभूति भय की थी। उस मंदिर के खंडहर को देखकर मुझे इतना डर क्यों लगने लगा था, घर लौटकर मैं चकित होकर यही सोच रहा था। फिर भी उस वक्त उस मंदिर को अच्छी तरह से देखने के लिए मैं आगे बढ़ रहा था, मगर मेरे एक छात्र ने मुझे टोकते हुए कहा, सर उधर मत जाइए। क्यों?
ये जगह ठीक नहीं है। शाम को सांपों का खतरा रहता है। इसके अलावा लोग और भी कई तरह के डर की बातें कहते हैं। मतलब देवी का आपदा का डर। उस ओर कोई भी नहीं जाता। यह मंदिर किसका है? सर, यह रंकिणी देवी का मंदिर है, लेकिन हमारे गांव के बड़े बूढ़ों ने भी कभी यहाँ पूजा होते नहीं देखी। यहाँ लंबे समय से किसी देवी की मूर्ति भी नहीं है। हमारे बाप दादाओं के जमाने के काफ़ी पहले से ही ये जगह ऐसे ही जंगल बनी हुई है। चलिए अब यहाँ से नीचे चलें। वे दोनों लड़के जैसे नीचे उतरने के लिए कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे। रंकिणी देवी या उसके मंदिर के बारे में दो एक सज्जनों से मैंने इसके बाद जानना चाहा था, लेकिन हैरत की बात थी कि वे लोग मेरे सवाल का जवाब टाल गए। मुझे लगा कि रंकिणी देवी के बारे में बातें करने से भी वे डरते थे। मैंने भी इस बारे में किसी से पूछना छोड़ दिया। 1 साल बीत गया। मेरे स्कूल में छात्रों की संख्या कम थी, काम भी ज़्यादा नहीं रहता था। अपने खाली वक्त में आसपास के गांवों में घूम घूम कर उस अंचल के प्राचीन चित्र, पोथियाँ, घट वगैरह का मैं संग्रह करने लगा। ये मेरा काफ़ी पुराना शौक है। इस नई जगह पर आकर ये शौक कुछ बढ़ ही गया। चेरो गांव में 5-6 मील दूर जयचंडी पहाड़ था। यहाँ के एक खड़ी चढ़ाई वाले विचित्र बनावट वाले पर्वत शिखर पर जयचंडी देवी का मंदिर था। पूस के महीने में वहाँ बड़ा मेला लगता था। BNR लाइन का एक छोटा स्टेशन भी वहाँ पर था। उस पहाड़ के पास की एक छोटी बस्ती में मानभूमि के प्रवासी उड़िया ब्राह्मणों में कुछ घर थे। इनमें चंद्रमोहन पांडा नामक एक वृद्ध सज्जन से मेरा घनिष्ठ परिचय हो गया। वे टूटी फूटी मानभूमि बांग्ला में मेरे साथ खूब बातें करते थे। पट, पोथी, घट संग्रह के अवकाश में मैं जयचंडी तला गांव में चंद्रमोहन पांडा के यहाँ बैठकर उनसे इस जगह की बातें सुनता था। चंद्रमोहन पांडा यहाँ के डाकघर के पोस्ट मास्टर भी रहे थे। यहाँ प्रचलित तरह तरह के विचित्र किस्म के सांपों, भूतों, डाकुओं और बाघों, खास करके बाघ के, क्योंकि बाघ का उपद्रव वहाँ बहुत था। इनकी कहानियाँ मैंने वृद्ध चंद्र पांडा के मुंह से सुनी थी। इन कहानियों को सुनने के लोभ में आषाढ़ के न जाने कितने बरसाती दिनों में से वृद्ध पोस्टमास्टर के घर में पहुंचकर उन्हें परेशान करता रहा। इसका हिसाब नहीं है। मानभूमि का ये सब जंगली क्षेत्र सभ्य जगत के केंद्र से दूर बसा था। वहाँ की जीवन धारा भी कुछ अलग प्रकार की थी। वहाँ सुनी सुनाई कहानियाँ चाहे जितनी भी विचित्र क्यों न हो, जयचंडी पहाड़ की छाया में शाल वन से घिरे छोटे से गांव में बैठकर वृद्ध पांडा की टूटी फूटी मानभूमि वाली जुबान में सुनते हुए महसूस होता है कि वहाँ पर इस तरह की बातें घटित होने में आश्चर्य क्या है। ये कोई कलकत्ता बालीगंज की कहानी तो नहीं है। बातों बातों में एक दिन चंद्र पांडा ने कहा, आपने चेरो पहाड़ पर रंकिणी देवी का मंदिर देखा है? मैं चौंक कर उस वृद्ध सज्जन के चेहरे की ओर देखने लगा। रंकिणी देवी के बारे में अब तक मैंने किसी से भी कुछ भी नहीं सुना था। बस उस दिन शाम को अपने उस छात्र से मुझे जो कुछ भी पता चला था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी जानकारी नहीं हुई थी। मैंने कहा, मंदिर तो देखा है, लेकिन रंकिणी देवी के बारे में मैंने जिससे भी पूछा वह मौन हो गया था। फिर दूसरी बातें करने लगा। आखिर इसका राज क्या है, कुछ बताएंगे? चंद्र पांडा ने कहा, रंकिणी देवी से सभी डरते हैं। आखिर क्यों, जरा बताइए। मानभूमि जिले में पहले असभ्य जंगली लोगों का निवास था। वे उन्हीं की देवी थी। बाद में जब हिंदू यहाँ बस गए तो वे भी उनकी पूजा करने लगे। उन्हीं में से किसी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन रंकिणी देवी हिंदू देवियों की तरह नहीं थी। वे उन असभ्य आदिवासियों की देवी थी।
पहले इस मंदिर में नर बलि दी जाती थी। 60 साल पहले भी उस मंदिर में नर बलि होने की खबर मिली है। यहाँ के काफ़ी लोगों का मानना है कि रंकिणी देवी के कुपित हो जाने पर उनके कोप से कोई बचा नहीं सकता। अकाल मौत और अमंगल तो होना ही है। सुना है कि ऐसा कई बार घटित हुआ है। यहाँ एक किंवदंती प्रचलित है कि इस क्षेत्र में महामारी फैलने से पहले रंकिणी देवी के हाथ की तलवार लहूलुहान हो जाती थी। आज से 40 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब यहाँ के बड़े बूढ़ों के मुंह से ये बात मैंने सुनी थी। आपने मंदिर में रंकिणी देवी की मूर्ति देखी थी? नहीं, यहाँ आकर मैंने ये टूटा हुआ मंदिर ही देखा था। यहाँ से न जाने उनकी मूर्ति कौन कहाँ ले गया। रंकिणी देवी के बारे में ये सारी जानकारी मुझे उसी मंदिर के पुजारियों के वंश के एक वृद्ध सज्जन से मिली थी। वे चेरो गांव में ही रहते थे। मैं जब पहल यहाँ आया था, तब मैं कई बार उनके घर गया था। देवी की तलवार लहूलुहान हो जाने की बात मुझे उन्हीं से पता चली थी। अब उनके खानदान में कोई नहीं रहा। इसके बाद चेरो गांव में भी मेरा जाना नहीं हुआ। बूढ़ा हो गया हूँ, घर से बाहर कम ही निकलता हूँ। वह देवी की मूर्ति किसकी थी? सुना है काली की मूर्ति थी। उन आदिवासियों के ज़माने में उनके हाथ में असली नर मुंड रहता था। वहाँ न जाने कितनी नर बलियाँ हुई है, इसका कोई हिसाब नहीं। अब भी मंदिर के पीछे जंगल में जो टीला है, उसे खोदने पर नर मुंड मिलते हैं। वहाँ के लोगों का आतंकित होना स्वाभाविक था। ये सब सुनकर शाम के बाद जयचंडी तला से लौटते वक्त मुझे ही डर लगने लगा था। आगे के 2 साल अच्छे बुरे जैसे भी हों बीत गए। वह जगह मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि शायद मैं वहीं और भी लंबे समय तक रह जाता। लेकिन उस स्कूल को लेकर बंगालियों और दक्षिण भारतीयों में विवाद शुरू हो गया। दक्षिण भारतीय स्कूल के लिए ज़्यादा चंदा देते थे। उनकी मांग थी कि कमेटी में उन्हीं के लोगों को रखा जाए। इसके अलावा स्कूल का अंग्रेजी अध्यापक भी दक्षिण भारतीय होगा। मैं अंग्रेजी का अध्यापक था। मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई। संयोग से अपने गांव में एक हाई स्कूल खुल गया था। पहले एक बार उन लोगों ने मुझे वहां बुलाया था। मलेरिया के डर से मैं वहां जाने के लिए राजी नहीं हुआ था। अब मामला गड़बड़ देखकर मैंने उन्हें चिट्ठी लिख दी, लेकिन चेरो गांव की अध्यापकी मैंने इस विवाद के कारण नहीं छोड़ी थी। मगर छोड़ी क्यों, इसे मैं बाद में बताऊंगा। उन्हीं दिनों किसी काम के सिलसिले में चंद्र पांडा चेरो गांव में आए। मैंने उनसे अपने घर चलकर चाय पीने का अनुरोध किया। मैं उन्हें उनकी बैलगाड़ी समेत अपने यहाँ ले आया। वे इससे पहले कभी मेरे यहाँ नहीं आए थे। घर में आते ही वे चकित होकर चारों तरफ देखते हुए बोले, आप यहाँ रहते हैं? मैंने कहा, जी हाँ, छोटा सा गांव है, यहाँ घर मिलना मुश्किल है। मैं पहले स्कूल के ही कमरे में रहता था। साल भर पहले स्कूल के सचिव रघुनाथ ने मेरे रहने का यहाँ इंतजाम कर दिया। ये पुरानी शैली का पत्थर का बना मकान था। इसमें बड़े बड़े 3 कमरे थे। एक तरफ आने जाने के लिए संकड़ा बरामदा था। पूरा मकान बहुत मजबूत था। लगता था जैसे खिलजी के ज़माने का कोई दुर्ग या जेल खाना हो। हजारों भूकंप भी इस मकान का गारा चूना तक नहीं दमका सकते थे। वृद्ध सज्जन बैठकर फिर से उस घर को गौर से देखने लगे। मैंने सोचा इस मकान की बनावट उन्हें बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने कहा, पुराने ज़माने का मकान है, काफ़ी मजबूत है, पूरा मकान ही पत्थरों का। चंद्र पांडा बोले, मेरा ये मतलब नहीं था। इस मकान में मेरा 30 साल पहले काफ़ी आना जाना होता था। इसी मकान में रंकिणी देवी के पुजारियों के वंशज रहते थे। अब उनके वंश में कोई नहीं रहा। मुझे पता नहीं था कि आप इस मकान में रहते होंगे। खैर, कोई बात नहीं। एक लंबे अरसे के बाद मैं यहाँ आया हूँ, इसलिए कुछ विचित्र सा लग रहा है। उन दिनों मेरी उम्र 30 साल की रही होगी। अब मैं 60 साल का बूढ़ा हो गया हूँ।
इसके बाद इधर उधर की बातें होने लगी। चाय पीने के बाद वे सज्जन अपनी बैलगाड़ी में जाकर बैठ गए। 1 साल और बीत गया। अपने गांव के स्कूल में नौकरी का आश्वासन पाने पर भी मैं अभी तक वहां नहीं गया था, क्योंकि यहाँ की बंगाली दक्षिण भारतीय सभ्यता का एक तरह से समाधान हो गया था। कम से कम उस वक्त मेरी नौकरी पर कोई संकट नहीं था, मुझे ऐसा ही लगा। मैं 5-6 कोस दूर एक गांव में अपने ही एक छात्र के घर में अन्नपूर्णा पूजा के निमंत्रण पर गया था। अगले दिन रविवार होने के कारण मैं शाम को बैलगाड़ी से रवाना हो गया। वहां रविवार और सोमवार को रुकने के बाद मंगलवार की दोपहर को मैं अपने घर वापस लौट आया था। यहाँ ये कहना जरूरी है, अपने घर में मैं अकेले ही रहता था। स्कूल का नौकर राखो हरी मेरा खाना पका जाता था। स्कूल की छुट्टियों के कारण मैं उसे भी अपने साथ ले गया था। बाहर के दरवाजे का ताला खोलते ही राखो हरी चौंक कर बोला, ओ बाबू, जरा देखिए, ये कैसा खून है। मैं भी चौंक गया। वाकई सदर दरवाजे के चौखट के ठीक भीतर से होते हुए खून की एक धारा आंगन से होते हुए चली गई थी। लगता था कोई बूंद बूंद खून टपकाता हुआ वहां से गुजरा हो। वह खून एकदम ताजा लगा, जैसे अभी अभी किसी का सिर काट कर यहां से ले जाया गया हो। मैं भौचक्का हो गया। किसका खून था ये, और ये आया कहां से? मेरा मकान 2 दिनों से बंद था। घर के भीतर के आंगन में खून के ये निशान कहां से आ गए, वह भी एकदम ताजा खून। मुझे लगा वह खून किसी कुत्ते, बिल्ली या चूहे का होगा। यही स्वाभाविक था। मैंने नौकर से कहा, जरा देख, खून के ये निशान किस ओर गए हैं। लगता है ये बिल्ले का ही होगा। मैंने देखा खून के वे निशान सीढ़ी के नीचे चोर कोठरी की ओर चले गए थे। वह एक छोटी सी कोठरी थी जहां हरदम अंधेरा रहता था। तरह तरह का कबाड़ भरा होने के कारण मैं कभी उस कोठरी में नहीं गया था। उस बंद कोठरी के अंदर उस खून के निशान को जाते हुए देखकर मैं हैरान रह गया। जाने कब से उस कोठरी में ताला लगा हुआ था। अगर बिल्ले की ही ये हरकत होती तो उसे उस कोठरी में जाने के लिए किसी छेद की जरूरत थी। कोठरी के ताले को लोहे का डंडा फंसाकर झटके से तोड़ा गया। बत्ती जलाकर देखा तो पाया उस कोठरी में पुराने टूटे पिचके टीन के बक्से, पुराने फटे गद्दे, खटिया के पाए, जंग लगी संडासी, टूटा टिन, शब्बल आदि चीजें भरी हुई थी। कोठरी के फर्श पर वे खून के निशान एक कोने की ओर जाते हुए नजर आए। राखो हरी ढूंढते ढूंढते अचानक चिल्लाते हुए बोला, ये क्या है बाबू, इस पर खून कहां से लगा? इसके बाद वह एक चीज अपने हाथ में लेकर बोला, जरा देखिए बाबू। उसे लेकर जब वह मेरे सामने आया तो मैं उसके हाथ की ओर देखकर चौंक गया। एक जंग लगी बिना मूठ की टूटी हुई तलवार थी, जिसके आगे का हिस्सा चौड़ा और मुड़ा हुआ था। उस पर खून लगा हुआ था, वह भी थोड़ा सा नहीं। उसका अगला हिस्सा ताजा खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उस तलवार से अपने आप खून निकलकर टपक रहा हो। उस क्षण एक साथ ही मेरे दिमाग में कई बातें कौंध गई। 2 साल पहले चंद्रपांडा के मुंह से सुनी कहानी, रंकिणी देवी के पुजारियों के वंश का भद्रासन मकान था वह, पुरानी चीजों का गोदाम। इस कोठरी में रंकिणी देवी के हाथ की तलवार शायद उन्होंने ही रखी होगी। महामारी से पहले देवी की तलवार लहूलुहान हो जाने की वह किंवदंती। मेरा सिर चकराने लगा। महामारी की बात मेरे ध्यान में तब आती जब मुझे इसके संदेह का मौका मिलता, लेकिन वह नहीं मिला। दूसरे ही दिन शाम को चेरो गांव में एक आदमी को हैजा हो जाने की खबर मिली। 3 ही दिन में रोग ने महामारी का रूप धारण कर लिया। पहले चेरो, फिर पड़ोसी गांव काजरा में, धीरे धीरे जयचंडी तला तक
महामारी फैल गई। एक के बाद एक लोग मरने लगे। चेरो गांव के दक्षिण भारतीय लोगों की तो जैसे जान पर बनाई। महामारी फैलने के कारण स्कूल बंद कर दिया गया। मैं वहां से अपने गांव भाग गया। इसके बाद दोबारा वहां नहीं गया। गर्मी की छुट्टियां होने से पहले ही मुझे अपने गांव के स्कूल में नौकरी मिल गई थी। तभी से मैं मनी मन रंकिणी देवी का भक्त हो गया। वे विपत्ति के बारे में पहले से ही संकेत देकर सभी को सतर्क कर देती थी। गांव के जाहिल लोग उन्हीं को विपत्ति का कारण समझकर उनसे नाहक ही डरते थे। कैसी लगी कहानी रंकिणी देवी की तलवार? अगर कहानी आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।